नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है वक्फ बिल को लेकर के। जी हां, जहां पर दिल्ली में इस वक्त सियासी पारा हाई हो चुका है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बताएंगे विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में आपको, लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। जी हां, दिल्ली से दूसरी प्रमुख खबर, जहां घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है घुसपैठियों पर और उनको पकड़ के उनको रिपोर्ट किया जा रहा है। बताएंगे विस्तार से आपको हाल ही के एक्शन के बारे में भी, लेकिन साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। तो तीसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो जहां आपको बता दें कि ट्रंप अब कहीं ना कहीं पुतिन को मनाते हुए नजर आएंगे। जी हां, जिस तरीके से पिछले 3 सालों से लगातार यूक्रेन और रूस का जो युद्ध जारी है उस युद्ध को खत्म करने की कोशिश ट्रंप लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर सहमति यूक्रेन की तरफ से बन भी गई है। लेकिन अब बारी है पुतिन की। हालांकि अब पुतिन के साथ खुद बातचीत करते हुए फोन पर ट्रंप नजर आएंगे और इस बातचीत में क्या कुछ हल निकलकर सामने आएगा, क्या समाधान होगा, उस पर नजर सभी की लगातार बनी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस न्यूज पंच की। तो जहां सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अलग अलग मुस्लिम संगठनों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लिए हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए बेहद खतरा है और वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा और इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस बिल को लेकर जगदंबिका पाल का कहना है कि इस बिल का फायदा गरीब, पसमानदा, महिलाओं, विधवाओं और बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए मिलेगा। अब ऐसे में क्या वाकई इस बिल से मुस्लिमों को खतरा है या सिर्फ कुछ लोगों का राजनीतिक एजेंडा है, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की जंतर मंतर की ये बेहद खास तस्वीरें जो आज सामने आई है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी जो मुस्लिम संगठन है वहां पर इकट्ठा हुए और इस वक्फ बिल के विरोध में लगातार ये प्रदर्शन किए गए और साथ ही ये मांग की गई कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और इस दौरान इस प्रदर्शन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होते हुए नजर आए। और सिर्फ AIMIM नहीं बल्कि TMC और इसके अलावा और भी कई सारे राजनीतिक दलों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। आज प्रदर्शन ये होता रहा और सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिस बल भी वहां पर तैनात आज किया गया था। फिलहाल ये इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, ये बात कही गई है। इसी के साथ एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, जहां इसके कुछ जो अहम बिंदु हैं आज के उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ ये धरना है, जहां IUML सांसद ET बशीर भी इस पूरे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही TMC, CPI, ML और CPI भी इसमें शामिल हुए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस दौरान इस धरने में शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन पर जगदंबिका पाल की तरफ से कई सवाल भी उठा दिए गए हैं। जिस तरह से हम देखें तो जगदंबिका पाल की तरफ से कहना है कि अभी तो ये कानून आया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का विरोध ये किया जा रहा है। आखिर मंशा क्या है? तो उनकी तरफ से और भी कई सारी बातें कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस बिल के खिलाफ ये धरना किया गया आज, और आज कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में ये इस वक्त केंद्र रहा है। और इस धरने के बाद ही लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुस्लिमों के हक की बात इस विरोध के जरिए की जा रही है या सिर्फ कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश इसके जरिए, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए
कर रहे हैं। करेंगे विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि जगदम्बिका पाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। पाल साहब, जिस तरीके से आज प्रदर्शन करने की बातें हो रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, सारी बातें तो जेपीसी में आ ही गई थी, क्या मसला है? हमने उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया भी था और उनको 4 घंटे हमने सुना और जमायत उलमा हिंद को बुलाया। जब सभी को बुलाया, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया, विपक्ष के जो सांसद जा रहे हैं उनको हमने उनके व्यूज को रिकॉर्ड किया है और यहाँ तक कि अपनी रिपोर्ट दिया, उसके साथ जो डिसेंट नोट है वो भी हमने लगाया 228 पेज का। तो इतनी बड़े डिसेंट नोट के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस जेपीसी की रिपोर्ट है और इसके बावजूद भी देश के लोगों को या तो गुमराह कर रहे हैं, या तो कोई सियासी तकरीर है, या विपक्ष के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए गए हैं। नहीं तो ये विरोध क्यों हो रहा है? मैं चुनौती देता हूं कि अगर इससे कहीं भी उस वक्फ की संपत्ति को और ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करने के बजाय अगर कहीं कोई नुकसान हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये कानून पास होगा तो इससे निश्चित तौर से सरकार के द्वारा लाए गए कानून से आम गरीब मुसलमान के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अनाथ बच्चों को, विधवाओं को कहीं 1 इंच कोई कब्रिस्तान या मस्जिद नहीं कोई कब्जा करने जा रही सरकार। कहाँ प्राविधान बता दें। तो जगदम्बिका पाल की तरफ से क्या कुछ कहना वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसी के साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर और वक्फ बिल को लेकर, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। It's injustice and the act also, we all know that it's a draconian kind of law they are bringing. We will strongly oppose that. This agitation, that kind of things also, we will develop. That's what we are going to do. We are going to attend on behalf of IUML. तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे ज़हन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। We had been very clear that Congress party, as on the Waqf bill issue, Congress party is very clear that we oppose that bill. But many organizations can have many kind of protest. But for us in the parliament, we are united with the India Alliance partners, our colleagues. We are working with them in the floor of the parliament in JPC. When it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that in parliament. तो सीधे तौर पर ही लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी इसको लेकर के हालांकि प्रस्ताव है और ये बिल अभी आया है, इस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। फिलहाल चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, फिलहाल तो अभी ये जो विरोध प्रदर्शन जो सुबह से लगातार जारी था, जिसमें कई नेताओं भी शामिल होते हुए नजर आए, ये सब विरोध प्रदर्शन को फिलहाल तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इस विधेयक को जब पहली बार लाया गया था तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये एक बड़ा बिल है और किसी एक समुदाय से खास तौर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए और इस स्क्रूटनी के माध्यम से सभी पक्षों को सुनकर एक रायशुमारी हो जाएगी जेपीसी के माध्यम से। जेपीसी को का गठन करके इसे वहाँ पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा किया भी गया और ऐसा कोई पक्ष नहीं था जिसको कि जेपीसी ने सुना नहीं हो और जिन पक्षों के साथ सहमति नहीं बनी उनके डिसेंट नोट को इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया जी। यही लोकतांत्रिक तकाजा है और इस तकाजे को पूरा किया गया। अभी इस विधेयक को लेकर इस रिपोर्ट को जब सदन के पटल पर रखा गया है, सरकार के पास ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के माध्यम से एक नया बिल लाए जाने की
अभी बातें चल रही हैं। अभी तक ये बिल नहीं लाया गया है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके का विरोध और एक पॉस्चरिंग की जा रही है कि इस विरोध के खिलाफ, उसकी एक मानगी आज देखने को मिली जंतर मंतर पर भी और संसद भवन परिसर में भी। तमाम राजनीतिक दलों ने आज इस मुद्दे पर अपने अपने विचार भी रखे और कहा कि इस विधेयक को लेकर वो क्या सोचते हैं और ख़ासतौर से जो इंडिया अलायंस है, INDIE अलायंस है, उसका क्या मंतव्य है। और उन सभी राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में सुर मिलाए। ऐसे में जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमने जिस तरीके से JPC के अध्यक्ष से भी बात की, उनका साफ कहना था कि इससे कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं है और ये एक समुदाय के बेहतरी के लिए लाया गया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से 3 तलाक लाया गया तो एक हंगामा क्रिएट किया गया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो विधेयक था जिसमें कि वहाँ पर अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद जो और आर्टिकल 35A ख़त्म होने के बाद जो बातें कही जा रही थी, उन सब के ऊपर उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें एक वर्ग के हित में गई हैं। आज जम्मू कश्मीर सबसे हॉट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के मामले में, और 3 तलाक के विधेयक कानून बन जाने के बाद किस तरीके से उन घटनाओं में कमी आई है और एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है एक समुदाय की महिलाओं के बीच में। इस उदाहरण के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि कोई भी विधेयक आ रहा है और उसके तमाम पहलुओं को और संसद में इस पर चर्चा के बाद ही इसे आगे पारित किया जाना है। तो अब बिल के लाने से पहले मुझे लगता है विरोध का एक ही मंतव्य हो सकता है कि एक अपना दबाव और एक प्रेशर क्रिएट करना और अपनी राजनीति खड़ी करना है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जारी है। लगातार अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान के तहत दिल्ली NCR में 7 अंतरराज्यीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा गया है और ये सभी अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास से नदी के रास्ते से भारत में घुसे थे। पुलिस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये सभी पहचान से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से इन 7 अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया भी हालांकि शुरू की जा चुकी है। फिलहाल अभी कितनी तेजी से चल रहा है अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ये अभियान, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो लगातार अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसी जा रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार धरपकड़ जो है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली के अंदर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत हाल ही में अगर हम देखें तो 7 बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा गया है और उनके निर्वासन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी इस वक्त की जा रही है। सीमा के पास से नदी के रास्ते से ये सभी लोग भारत में आए थे, भारत में एंट्री ली थी नदी के रास्ते से और उसके बाद में अब इनको पकड़ने के बाद में निर्वासन की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहचान बचाने की कोशिश ये सभी लोग कर रहे थे और इसीलिए दिल्ली में अलग अलग जगह पर ये बांग्लादेशी जो प्रवासी हैं वो बसे हुए थे। फिलहाल अभी पकड़े गए घुसपैठियों के निर्वासन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो चुकी है शुरू और उसके बाद में अगर हम देखें तो FRRO की सहायता से इन सभी को अब बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर लगातार ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसने की जो ये कार्रवाई है ये लगातार जारी है दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों के अब दिल्ली में खैर नहीं, अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं तो क्योंकि लगातार ये कार्रवाइयां हो रही है, अभियान जोरों से चल रहा है। केंद्र सरकार के निशाने पर है अवैध बांग्लादेशी, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक एक्शन इस वक्त दिल्ली पुलिस भी लेती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही फेक आधार कार्ड बनाने वालों पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो लोग फेक आधार कार्ड बना करके इन सभी लोगों को यहां दिल्ली में बसाने की कोशिश करते थे, उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। फेक कागजात बनाने वाले एजेंट की ताक में है इस वक्त सभी अधिकारी, लगातार उनको पकड़ा जा रहा है और अप्रवासी को FRRO की मदद से डिपोर्ट भी किया जाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उनको बांग्लादेश भेजने की, वो प्रक्रिया भी की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने घुसपैठियों को लेकर कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं जिन घुसपैठियों को पकड़ा गया है और रिपोर्ट किया गया है। साथ ही ये कहा गया कि एक साल में सीमा पर 2601 अप्रवासियों को दबोचा गया, 2601 अप्रवासियों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही साल 2015 से 2019 के बीच में 9145 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और इस दौरान 21348 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की गई है।
तो कुल मिलाकर ये आंकड़े इस वक्त जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से इन आंकड़ों को जारी करने के बाद में ये जरूर साफ हो जाता है कि लगातार ये कार्रवाई इस वक्त जोरों शोरों से दिल्ली के अंदर की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार ये चेकिंग अभियान भी चला रही है, और इस चेकिंग अभियान के तहत स्लम सिटीज में स्लम एरिया जो है वहां पर जाया जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहां पर जा रहे हैं, उनके कागजों को चेक किया जा रहा है, और इसी के साथ जो लोग फेक कागजात बनाने में इन सभी लोगों की मदद करते हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं ताजा अपडेट के लिए। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये अभियान जो है वो जारी है दिल्ली के अंदर? हाँ बिल्कुल कृतिका, आज एक और बड़ा आप देखिए यहाँ पर खुलासा किया, 7 लोगों को फिर से पकड़ा गया है, और इस तरह का ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था। 7 लोग थे। दिलावर खान, जिनको सबसे पहले 16 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए उठाया, उन्होंने बोला वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने उन्हें कड़ाई से उनसे पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि नहीं, उनके जो तार हैं वो बांग्लादेश से हैं। और उन्होंने साथ ही साथ इन 7 लोगों का भी खुलासा किया जो अलग अलग जगह से पकड़े गए। बल्कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एनसीआर यानी गाजियाबाद से भी जाकर के एक ऐसे घुसपैठिए को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई, जिसमें कुल 6 जो हैं वो जो मेजर हैं और एक उसमें बालिक है, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आप देखिए बीते साल में किस तरह से लगातार बड़ा कैंपेन चलाया गया था, और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया। एक बार फिर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से मुलाकात के बाद तेजी से इस पर एक्शन लेना शुरू किया, और एक बार फिर से बड़े एक्शन के तहत वहां पर कार्रवाई की गई है, और काफी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है अलग अलग जिलों से। कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होगी, और अलग अलग जिलों में अलग अलग अभियान जो है वो मुस्तैदी के साथ चलाया जा रहा है। यानी किसी भी ऐसे घुसपैठिए या रोंगिए को बख्शा नहीं जाएगा जो गलत कागज लेकर के हिंदुस्तान की सरजमी पर छुप के बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मुकेश, सिर्फ इन लोगों को नहीं बल्कि जो लोग इन सभी की सहायता कर रहे हैं फेक आधार कार्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, उन सभी के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और उन पर भी नकेल कसी जा रही है। मुकेश, बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहां पर शुरू से ही इस तरह के जो एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको गलत तरीके से आप देखिए तमाम अलग रूट्स बना करके कैसे ये इनको हिंदुस्तान के सरजमी बनाते हैं, कहीं जंगलों के रास्ते, नदियों के रास्ते, डंकी गेट के रास्ते, तो तमाम वो तरीके हैं। उसके बाद यहाँ ला करके इनको इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इनके पैन कार्ड बनाए जाते हैं, और इनको अलग अलग इलाकों में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। कई जगह पर जब हमने जाकर के पता किया तो उनको बताया कि ये 2-2 हज़ार रुपए लेकर के इनको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इनका प्रवास भी कराया जाता है, इनको रुकने की भी जगह दी जाती है। पुलिस ने वहां पर भी जाकर के रेड कंडक्ट करी और ऐसे लोगों को पकड़ा, और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जो इन्हें यहाँ ला करके बसा रहे हैं। इनके खिलाफ, इनके लिए जो हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं, इनके लिए जो दस्तावेज बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इनसे, और बड़े अमाउंट्स भी इनसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो लोग हैं, ये तमाम ऐसे दिल्ली में जो क्राइम्स हुए उनमें ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो बांग्लादेश से जिनके तार जुड़े हुए थे, जो आमतौर पर घुसपैठिए साबित हुए, और उसके बाद कई जगह से शिकायतें भी आई लगातार। उसके बाद जब गृह मंत्रालय ने इनके साथ मीटिंग करी, अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ, और साफ कमिश्नर को निर्देश है कि वो लार्ज स्तर पर इस कैंपेन को चलाए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करे और इनको डिपोर्टेशन के थ्रू वापस बांग्लादेश भेजे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार आप बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रखा था, जिस पर यूक्रेन की तरफ से सहमति भी जता दी गई, और अब बारी है पुतिन की यानी कि रूस की। और अब इस हफ्ते युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले रूस की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी जा चुकी हैं। क्या है वो शर्तें, बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले एक नजर डालते हैं खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो अब पुतिन को मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। जी हां, मंगलवार को यानी कि आज सोमवार है, और कल पुतिन से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इस बातचीत में कोशिश की जाएगी इस युद्ध पर युद्ध विराम लगाने की। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से वो बात करेंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके साथ ही इस दौरान देखा जाएगा कि क्या हम मंगलवार तक कुछ घोषणा कर सकते हैं या नहीं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। यानी कि इस
पूरे युद्ध पर, जो कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस पर जल्द ही विराम लग सकता है। साथ ही ये कहा गया कि वीकेंड में हमने बहुत कुछ काम किया, यानी कि जो बीता सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को बहुत सारे काम किए गए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखते हैं कि क्या हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गया। हालांकि अब इस पर अभी संशय लगातार बना हुआ है, क्योंकि देरी है बातचीत की। जब ये बातचीत हो जाएगी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तब चीजें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी इस युद्ध विराम को लेकर के, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है उस पर यूक्रेन की तरफ से सहमति जता दी गई है, लेकिन अब बारी है पुतिन की। लेकिन इससे पहले ही जब यूक्रेन ने सहमति जताई थी तो पुतिन ने कई सारी शर्तें भी रखी थी, जिसमें कहा गया था कि सीज फायर एग्रीमेंट से पहले रूस की तरफ से ये शर्तें रखी गई थी, जिसमें रूस ने चाहता है कि उसकी जो 2 शर्तें हैं उन 2 शर्तों को माना जाए। अब उसकी ये दोनों शर्तें हैं कि पहली शर्त है उसमें कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, नाटो का सदस्य बनने से उसे रोका जाए। ये पहली शर्त है पुतिन की। और दूसरी शर्त है कि क्रीमिया और यूक्रेन में रूस के कब्जे को मान्यता दी जाए, यानी कि क्रीमिया और यूक्रेन में रूस ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है उन कब्जे को मान्यता दी जाए। हालांकि रूस पहले भी कई बार ये मांगे कर चुका है, और अब एक बार फिर से जब इस युद्ध विराम को लेकर ये प्रस्ताव सामने आया है तो एक बार फिर से ये मांगे रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी नियुक्त हुए हैं। रूस के साथ अगर जो ये युद्ध जारी है उसको लेकर आपको बता दें कि एंड्री हाथोव को इस वक्त नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके साथ ही फरवरी 2024 से पद को संभाल रहे थे अनातोली बारहिलोविच, और उसके बाद में अब नई जिम्मेदारी इनको दी गई है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो कई सारी चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ सकती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बयान सामने है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में बदलाव कर रहे हैं, ये बात यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है, यानी कि युद्ध विराम को लेकर के भी ये बात कहीं ना कहीं सामने आती है। युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है, ये बात रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर युद्ध को प्रभावशील बनाना है तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बारहिलोविच रक्षा मंत्रालय में जनरल इंस्पेक्टर नियुक्त हुए, ये इस बात की जानकारी भी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो है वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे, जो टीम लगातार इस युद्ध में काम कर रही है उस टीम का हिस्सा भी वो बने रहेंगे, सैन्य मानकों पर नजर रखेंगे और अनुशासन को भी मजबूत करेंगे। ये बात रक्षा मंत्री यूक्रेन के कह रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर हम देखें तो आगे आने वाले समय में जो 3 साल से ये युद्ध है उस पर विराम लगता है या नहीं, इस पर नजर हम सभी की लगातार बनी हुई, क्योंकि जल्द ही अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर ये बातचीत होगी, कहीं ना कहीं इस पर सहमति जताई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर नजर लगातार बनी है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभेंदु, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? लगातार अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध है उस पर युद्ध विराम लग सके, और इस पर यूक्रेन की तरफ से भी सहमति जता दी गई है। अब बारी है रूस की। बिल्कुल कृतिका, युद्ध विराम जो बातचीत है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। जैसे कि आपने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हो सकती है। कुछ बड़ी बातें की गई हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के। उन्होंने कहा है कि इस बातचीत में कुछ एसेट्स का बंटवारा हो सकता है। वो एसेट्स क्या हैं? उन्होंने एक हिंट दिया है कि ये लैंड हो सकते हैं, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो काफ़ी एरिया रशिया के कब्जे में है, क्राइमिया के अलावा करीब 4 ऐसे ज़िले हैं ईस्टर्न यूक्रेन में जो कि रशिया के कब्जे में है, जो रशिया चाहता है कि उनका जो एनेक्सेशन हो वो ऑफिशियल माना जाए। वहाँ पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो इस पूरे युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। क्या ये ज़ैपोरिज़िया रीजन के साथ में रशिया के पास जा सकता है? वो कौन से रीजन होंगे, वो कौन से एसेट्स होंगे जिनमें बंटवारे की बात हो सकती है? लैंड एरिया को लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने साफ कहा था जब पहले बात नहीं बन पा रही थी, उन्होंने कहा था कि सॉवरेनिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यूक्रेन करने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि नेटो का मेंबर यूक्रेन को बनाना यूरोप की भी एक जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन यही दोनों मुद्दे पर रशिया ने भी जो अपना रुख है वो खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा
कहा है किसी भी हालात में यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, और जो रीजन्स उन्होंने एनेक्स किए हैं, जो कब्जे में लिए हैं, आपने क्राइमिया की बात करी, करीब 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईस्टर्न यूरोप में जो रशिया चाहता है कि उनकी एनेक्सेशन को ऑफिशियली अब रशियन टेरिटरी माना जाए, और यूक्रेन के जो सिपाही हैं वो एरियाज छोड़ के पीछे हटे। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो रशिया ने सामने रखी है। देखना होगा बातचीत में किस तरीके से इन मुद्दों पे बात होती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सही मायनों में अगर हम देखें तो कल ये बातचीत होगी फोन पर, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत होगी, और इस बातचीत में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है अमेरिका की तरफ से, उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा होगी और कुछ ना कुछ नतीजा भी निकलकर सामने आएगा। फिलहाल शुक्रिया शुभेंदु, और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।